साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। आज हम बात करेंगे कि अस्थमा के घरेलू इलाज क्या क्या हो सकते हैं। कुछ ऐसा आपको घरेलू इलाज बताऊंगा जिससे आपका अस्थमा ही नहीं, आपका पूरा शरीर भी अस्थमा के साइड इफ़ेक्ट से मुक्त हो जाएगा और अस्थमा को आप जड़ से ठीक कर पाएंगे इस नुस्खे से। अस्थमा दोस्तों, सबसे पहले जो पहचान को आपने घर पे करना है, इसको पहचानना है। इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, एक है नया वाला अस्थमा, एक है पुराने वाला अस्थमा। तो दोनों को आपको समझना जरूरी है, इसको जड़ से आप ठीक करना चाहते हैं। नए वाले अस्थमा में क्या होता है, एलर्जी से शुरू होता है काम। आपको किसी खाने पीने वाली, आपने देखा होगा बच्चे हैं जब तक माँ का दूध पीते थे वो ठीक थे, उनको एकदम से अस्थमा शुरू हो गया। जहाँ वो माँ का दूध पीते हुए भी उसके अंदर इतने सारे नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं, फिर भी बच्चों को, छोटे बच्चों को अभी 1-2 महीने 6 महीने हैं, उनको चेस्ट की कंप्लेंट हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको एलर्जिक अस्थमा शुरू हो गया है। तो उसके साथ कईयों को खांसी भी हो सकती है। जहाँ आपको बड़ी उम्र में भी अस्थमा हो सकता है, देखा गया काफ़ी सारे पेशेंट का है, उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारियां चल पड़ती हैं जिसके बाद उनको अस्थमा आ जाता है। बड़ी उम्र में भी आ सकता है, सारी उम्र कोई अस्थमा नहीं था, उनके माँ बाप को अस्थमा नहीं था, तो किसी भी आ सकता है। तो ये नौजवान है, आपकी उम्र 18-20 साल है, तो ऐसा नहीं बच्चों की ही इम्यूनिटी लो होती है उनको ही अस्थमा होगा, तो नौजवानों को भी हो सकता है बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री के, कि उनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी किसी को अस्थमा नहीं था, किसी को भी हो सकता है। तो इसके नए वाले अस्थमा के कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कि देखा गया है कि अगर जो छोटे बच्चे हैं, अभी उम्र उनकी 1 साल से कम है या 7 साल से कम है, अगर उनकी माँ को टाइफाइड है, तो टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को फैल जाती है। तो बच्चों को अगर वो फैल गई तो उनकी इम्यूनिटी लो होकर कितनी मर्जी एंटीबायोटिक दे लो, आप कभी भी अस्थमा ठीक नहीं होगा। और ऊपर से इसको अस्थमा के बाद बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी बच्चों को आ सकते हैं। तो टाइफाइड के बाद हो सकता है, किसी भी टाइफाइड आपको 10 साल पहले हुआ था, बच्चों को भी हो सकता है। साथ ही साथ माँ को टाइफाइड है तो उनको ट्रांसमिट होकर उनको अस्थमा। बड़ी उम्र वालों को अगर 10 साल पहले टाइफाइड हुआ था, नौजवानों उनको भी 10 साल पहले टाइफाइड हुआ, तो टाइफाइड के साइड इफ़ेक्ट यही हैं, ये कोई बुखार की बीमारी नहीं है। तो आप बैकग्राउंड में जाओगे आपको मिल जाएगा। तो उसकी वजह से हो सकता है एलर्जी हो सकती है, किसी चीज़ का रिएक्शन हो सकता है मेडिसिन का, उससे भी नया वाला अस्थमा जो अभी अब आपको होने लगा है डेवलप हो सकता है। अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं लेते तो बच्चों की हाइट और वेट ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर असर डालती है। कईयों का हाइट बिल्कुल छोटा रह जाता है, वेट कईयों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए नए वाले अस्थमा का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये कुछ कारण है जो आपने ढूंढना है, नया वाला अस्थमा क्यों हुआ है। अब चलते हैं कि पुराने वाले अस्थमा की बात करें। ये तो सब कुछ हो गया है, तो पुराने वाले अस्थमा में देखा गया है कि आपकी छाती में आवाज़ आने लग जाती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, सांस चढ़ने लग जाती है, सारी जो बलगम है, जो म्यूकस है, रेशा है छाती में, उसकी आवाज़ सुनती है हमें। तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि हमारा शरीर को ऑक्सीजन चाहिए चलने के लिए। तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के थ्रू होकर हमारे खून में जाती है। तो फेफड़ों में पानी की तरह म्यूकस, रेशा, बलगम भरा रहेगा, तो हवा नहीं जा पाएगी पूरी तरह से अंदर, तो आपके अंदर कमजोरी आने लग जाएगी। तो ये आपके कुछ लक्षण भी मिल सकते हैं नए और पुराने वाले अस्थमा में। अब इसकी जांच कैसे करवानी है पुराने वाले अस्थमा की, कि आपको कौन सी तरह का अस्थमा है, ये भी जांच करना तो ज़रूरी है। इसके लिए एक्सरे करना बहुत ज़रूरी है, कहीं आपको COPD तो नहीं हो गया है, CBC करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेटलेट लेवल 2 लाख से कम हुए तो अस्थमा आपका किसी भी दवा से नहीं ठीक हो पाएगा। विडाल टाइफाइड का जो स्लाइड मेथड है उससे जाँच करवाना पड़ेगा। विटामिन B और D आपका लो हो गया तो दुनिया की कोई भी मेडिसिन ले लें, अस्थमा आपका, छाती आपकी वैसे ही जकड़ी रहेगी, बलगम से भरी रहेगी, नहीं ठीक होगा। ASO पॉजिटिव आ गया, आपको CRP पॉजिटिव आ गया, तब भी आपका, जब तक इन बीमारियों के लिए इलाज नहीं करेंगे अस्थमा को जड़ से नहीं ठीक कर पाएंगे। कोई वायरस और बैक्टीरिया तो नहीं छाती में घुस गया है, उसका भी आपको जांच करवानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि ये घरेलू उपाय है, उस हिसाब से तैयार किया मैंने कि आपको कुछ नहीं पता है, कोई टेस्ट नहीं करवाया है, तब भी आपको बहुत आराम मिलेगा इस घरेलू उपाय से। इसके अंदर 2 चीज़ें लेनी है, पाइपरनिग और ग्लिसराइजा। पाइपरनिग को हम हिंदी भाषा में काली मिर्च बोलते हैं और ग्लिसराइजा को हम मलट्ठी बोलते हैं, जिसको हम यष्ठी मधु के नाम से भी जानते हैं। मलट्ठी पाउडर ले लेना है आपने, और पाइपरनिग काली मिर्च का पाउडर ले लेना है। काली मिर्च आपने कितनी लेनी है,
3 से 4 काली मिर्च ले लेनी है। जो छोटे बच्चे हैं उनको 2 से 3 काली मिर्च या 1 काली मिर्च। और जो ग्लिसराइड है, जो मलट्ठी है, मलट्ठी की आपने जो आधा चम्मच ले लेना है बड़ों के लिए और 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा छोटे बच्चों के लिए। तो इनको दोनों को पाउडर को, ये जो 3 से 4 काली मिर्च है और 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा जो जस्ती मधु है, जो मलट्ठी का पाउडर है, इनको मिक्स कर लेना है आपने। और इनको सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम लेना शुरू कर देना है, क्योंकि ये जो नुस्खा है ये एक तरह का एंटी एलर्जिक है। एलर्जी आपके शरीर में पैदा होती है तो जो फेफड़ों में रेशा बनने लग जाता है, तो रेशा बनना कम हो जाएगा। आपका छाती है जो फिर से दोबारा से रिपेयर होने लग जाएगी, हवा पूरी तरह से अंदर जाने लग जाएगी, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक है। चेस्ट जो जकड़ी हुई छाती है उसको ये खोलने का काम कर देता है और फेफड़ों को साफ करने का काम करता है, डिटॉक्स और क्लींज करता है। ये बहुत ही बढ़िया रामबाण नुस्खा है। टेस्ट करवाकर अपनी परमानेंट इलाज की तरफ भी आप जा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। बड़े और बच्चों को दोनों को उनकी उम्र के हिसाब से आप डोज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेफ डोज 3 से 4 काली मिर्च है, मलट्ठी का 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा है, ये आप ले सकते हैं। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स और वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, किसी के हार्ट की एफिशिएंसी कम है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम, किसी के हार्ट के वाल्व ख़राब हैं उसको कैसे हम बिना ऑपरेशन सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। शुगर और डायबिटीज़ के परमानेंट के इलाज के ऊपर भी मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, सारी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।